ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट आई बिलीव, चलो सही है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो सर गई अगर है। पॉसिबल हो तो ये जो आपने कल नया चैप्टर शुरू करवाया इसकी पीडीएफ भेज सकते हैं? इसकी पीडीएफ चलो सही है, अभी मैं भेज देता हूँ मैं, बाकायदा इसके मेरे नोट्स हैं, सॉल्यूशन और क्वेश्चन समेत, ये मैं भेज देता हूँ आज के दिन में, ये सारी चीजें मैं कर लूंगा। सही अच्छा सर, सर तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत का बताएं अपना। तबीयत यार अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, स्टेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, बस दुआ करो कि फैमिली जो है वो सेफ रहे, ठीक है। आमीन मैं तो आमीन आमीन। पिछले एक हफ्ते में मेरी जो शदीद तबीयत खराब हुई थी, शायद 8 दिन तक मुझे आइडेंटिफाई लेट हुआ है। तो खैर तुम लोगों की माशाल्लाह, तुम लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने जो है काफ़ी आसानी कर दी है। तो अल्लाह खैर ताला आसानी करे। सर इनको सर, समझाएं, इनको करना सर होता आप, नहीं है, ऑफ ऑफ का बोलते रहते हैं पूरा दिन ये लोग। हाँ सर, ये तो हुज़ैफा के घर के बाहर बॉर्डर पे जंग चल रही थी सर। हाँ हुज़ैफा, ये कहाँ कौन से बॉर्डर पे हमला हुआ है हुज़ैफा? नहीं नहीं सर, कोई बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे सर, ये तो आया कल रात। हाँ सर सीन तो अनुषा करती है सर, कहती है एक एक करके आओ, पहले 4 वाली के लिए आओ फिर 9 वाली के लिए आओ। क्या करती है, मैंने सुना नहीं, क्या बोल रहा है रजा? सर बोलती है कि पहले 4 वाली क्लास के लिए कैंसिल करने का शोर मचाओ, वो हो जाएगी, फिर 9 वाली क्लास का मचाना। अच्छा, फुल प्लानिंग के साथ, हाँ फुल फुल प्लानिंग प्लानिंग के है। साथ। अच्छा सर, तो अब हम लोग बात करते हैं कि लेट्स सर से, रिव्यू दे दें, सर रिव्यू दे दें, सॉरी, रिव्यू दे दें एक। मैं बिल्कुल वही कर रहा हूँ सर। जैसा कि हम लोगों ने बात की थी कि सर आप जब भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर की बात करते हो ना, तो अब ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल साल खत्म हुआ और फाइनेंशियल तैयार ऐसा हो नहीं। गया, इट्स नॉट गोना बी लाइक दैट। सर होता ये है कि लेट्स से 31 दिसंबर 2012, लेट्स से अगर आपका ईयर एंड है ना, तो अब उस साल के जब फाइनेंशियल्स फाइनल होते हैं ना, तो फाइनल होने से पहले बहुत सारे माइलस्टोन्स होते हैं। लेट से ऑडिट फाइनलाइजेशन होती है। अब मैंने एक एग्जांपल तुम्हें दी थी कि 31 दिसंबर 2012 ईयर एंड है, 28 फरवरी को ऑडिट फाइनलाइज हुआ, 7 मार्च को बीओडी ऑथोराइजेशन डेट थी, जिसमें बोर्ड ने जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑथोराइज किया कि हाँ यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव्ड हैं। अच्छा सर, इसके बाद 20 मार्च को जो है आपने नोटिस ऑफ एजीएम दिया, फिर 24 अप्रैल को एजीएम हुई, और फिर 20 मई को जो है एससीसीपी में फाइल हो गए। ये किसी भी साल की फाइनेंशियल से रिलेटेड ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पब्लिश होने तक इनकर होते हैं। अब जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि सर कोई भी फाइनेंशियल ईयर जो होता है उसमें दो किस्म की ट्रांजेक्शन्स होती हैं या दो किस्म के इवेंट्स होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल इवेंट्स, जो सर जिस साल से पर्टेन करते हो उसी साल में ही अराइज हो, और एक होते हैं पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स। सर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो ईयर एंड के बाद, रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो रहे हो। लेट्स से हमारा ईयर एंड है 31/12/2012, तो सर इस डेट के बाद जितने भी इवेंट्स अराइज हो रहे होंगे वो 2012 के पर्सपेक्टिव से पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स कहलाएंगे। अब सर इधर एक सवाल पैदा होता है कि सर कितना पोस्ट रिपोर्टिंग डेट के बाद कितना? तो हमने पढ़ा कि सर पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो रिपोर्टिंग डेट के बाद अराइज हो मगर टिल बीओडी ऑथराइजेशन डेट तक हो। यानी पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स अगर तुम्हें जज करने हो किसी भी पीरियड के, तो तुम क्या बोलोगे? रिपोर्टिंग डेट से लेके बीओडी ऑथराइजेशन डेट तक जो भी इवेंट्स होंगे वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स कहलाएंगे हमारे पिछले साल के लिए, दैट इज 2012 के लिए। सही है बच्चों? सर तो भले सर वो बीओडी हमारी सॉरी आपको मैं बात कट कर रहा हूँ कि बीओडी ऑथराइजेशन भले 4 साल बाद हो। नहीं, ऐसा नहीं है नहीं रजा, मतलब एक मैं एज पर एक द लॉ, एज पर कंपनी लॉ, साल खत्म होने के विद इन 4 मंथ जो है आपने बीओडी जो है वो कंडक्ट करनी है। लाजमी। लाजमी लाजमी, तो ऐसा हो नहीं सकता कि वो 4 महीने से ज्यादा जाए। सर या तो हम इसको ठीक ये सर। समझ लो कि लॉ में लिखा हुआ है कि 4 महीने के अंदर आपने एजीएम करनी है, और एजीएम जो है वो बोर्ड से पहले हो नहीं सकती, तो बोर्ड का टाइम शायद 4 महीने से पहले का है, तो वो 2.5-3 महीने में होनी ही होनी है। ठीक उसके बाद अगर आप करोगे तो फिर आपके ऊपर पेनल्टी आएगी। ठीक है बच्चा? ठीक सर। सर वैसे ये मुझे बड़े याद है, आपने कितने केसेस लिखवाए इसके, इतने केसेस लिखवाए। बिल्कुल, ये अभी आएंगे रजा, आगे आएंगे। रजा तूने पहले पढ़ा हुआ है ना 1037 सर कुछ? मैंने पढ़ा है सर, ओके लेकिन वो इफेक्टिवनेस नहीं थी सर, टाइम कम था।
आपके ऑफिस के ऑडिट्स वगैरह भी चल रहे थे, तो हाँ वो इफेक्टिवनेस नहीं आई थी उसमें, आप सुकून से इंशाल्लाह शायद इधर पढ़ आ रहे जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, फिर मैंने तुम्हें बताया कि देखो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स दो किस्म के होते हैं, एक एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं, एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते हैं। सर एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं, वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद हो। सही है, एडजस्टिंग इवेंट्स वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद हो। और सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद ना हो। अभी देखो मैंने तुम्हें ये बताया ही नहीं है कि इनके साथ करना क्या है। अभी तो सिर्फ मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि एडजस्टिंग इवेंट्स और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स होते क्या हैं। पहले हमने समझा पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा कि सर एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, फिर हमने पढ़ा नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं। अब सर मैंने तुम्हें एग्जांपल्स दी कि सर एडजस्टिंग इवेंट्स की एग्जांपल कौन कौन सी होती हैं। सर लेट्स से, अच्छा मैं एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हें ये मिक्स करवा देता हूँ एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, ये दोनों साथ करवा देता हूँ, बस मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करवा दूंगा कि कौन से एडजस्टिंग है कौन से नॉन एडजस्टिंग है। एग्जांपल्स ऑफ एडजस्टिंग एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। अच्छा सर, पहला केस हमने किया कि डिफॉल्ट ऑफ डेटर आफ्टर ईयर एंड। अगर ईयर एंड के बाद डेटर डिफॉल्ट होता है तो सर हमने एक केस किया कि लेट से रिपोर्टिंग डेट पर हमारा एक रिसीवेबल था 5 मिलियन का, रिपोर्टिंग डेट के बाद लेट से 10 जनवरी को डेटर डिफॉल्ट कर गया। अब सवाल ये पैदा होता है ये जो डेटर डिफॉल्ट करा है रिपोर्टिंग डेट और बीओडी डेट के दरमियान, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी सर बिल्कुल जी पोस्ट सर है, रिपोर्टिंग। एडजस्टिंग है या नॉन जी एडजस्टिंग है सर है, सर? एडजस्टिंग है सर। क्यों? क्योंकि कोई सर भी क्योंकि बंदा हाँ चेन वो इवेंट्स डेटर जो था वो साल से पहले का था। होता है, ऐसा नहीं होता कि वो रात को सोया सुबह उठा तो पता चला वो डिफॉल्ट कर गया है। सही है सर, पेपर में आ सकता है, पेपर में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि केस वो दे कि लेट से एक बंदे के लेट से प्रेमिसेस में जलजला आ गया या आग लग गई, उसकी वजह से वो अचानक से डिफॉल्ट कर गया। हाँ ये अनोमली है, ये एबनॉर्मल सिचुएशन है। अगर पेपर में स्पेसिफिकली बोले कि एक बंदा डिफॉल्ट इस वजह से किया क्योंकि अचानक से आग लग गई थी, फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा क्योंकि आग का लगना ईयर एंड पर मौजूद नहीं था। मानते हो या नहीं मानते? ये केस 2 था जो हमने कल यस किया। सर। आजा सर, इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 कि सर अगर कॉम्पिटिटर ईयर एंड के बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, अगर कॉम्पिटिटर ईयर एंड के बाद प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है और उसकी वजह से मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी कम हो रही है, तो सर ये एडजस्टिंग इवेंट होगा या नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा रजा? एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट है ये फाइनल ये स्टेज है। फाइनल ऐसा फाइनल नहीं हो स्टेज है सर, सकता क्योंकि कि उसके प्लानिंग वगैरह सब हो चुकी थी। प्रोडक्ट लॉन्च हो गया हो। प्लानिंग वगैरह सब हो चुकी थी सर उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, जो कि हम अज्यूम करते हैं कि वो ईयर एंड से पहले होगी। जी सर। अच्छा सर, फिर हमने एक और केस किया, फिर हमने एक थोड़ा और सा ऊपर केस। करिएगा सर, स्क्रॉल कीजिएगा थोड़ा सा ऊपर। जी केस हाँ बस यहाँ पर, यहाँ पर 1 मिनट। ठीक है सर, केस 2 पे आ जाते हैं। आगे केस 2। सर लेट से एक और केस पर हमने किया कि सर लेट से हम अज्यूम कर लेते हैं अगर पेपर में बोलता है कि सर कॉम्पिटिटर ने प्रोडक्ट लॉन्च किया ईयर एंड के बाद और इसकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो भी ईयर एंड के बाद स्टार्ट हुई थी, तो सर अब ये एडजस्टिंग होगा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा? सर एडजस्टिंग होगा सर नहीं, अभी भी। अब नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा क्योंकि सवाल में स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि जो प्लानिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी वो ईयर एंड के बाद हुई थी। सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर वो तो प्लानिंग के बाद का स्टेज है ना सर। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं प्लानिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सब की सब ईयर एंड के बाद हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, फिर ठीक है। अच्छा फिर सर मैंने एक और केस दिया था तुम लोगों के लिए जिसके ऊपर, जिसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि 8 सालों में जो है शायद बच्चे क्या ये बड़े भी जो है उन्होंने कभी भी मुझे सही जवाब नहीं दिया है कि सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज से कि सर एडजस्टिंग इवेंट का मतलब है एंट्री पास करना, एडजस्ट करना। ठीक है, तो इधर मैंने तुम्हारा एक कंफ्यूजन या मिसकंसेप्शन क्लियर किया था कि लेट से एक इन्वेंट्री है ईयर एंड पर मेरे पास, उसकी वैल्यू है 100 रुपया, एनआरवी है 120 रुपया। अब कॉम्पिटिटर जो है प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है ईयर एंड के बाद। अब केस 1, इस प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी 110 हो जाती है। केस 2,
प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से मेरी इन्वेंट्री की एनआरवी 100 हो जाती है। केस 3, प्रोडक्ट लॉन्च होने की वजह से मेरी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री, जो मेरी इन्वेंट्री उसकी एनआरवी 80 हो जाती है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि देखो ये तीनों के तीनों केसेस एडजस्टिंग इवेंट हैं। सर एडजस्ट एंट्री पास नहीं हो रही ए और बी में, ये एक अलग चीज है, मगर तीनों के तीनों एडजस्टिंग इवेंट ही हैं। ये एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ और सिर्फ इतना बताता है कि यार ईयर एंड से पहले उस चीज की कंडीशन मौजूद थी या नहीं थी। बच्चों मेरे साथ हो या नहीं हो? मेरे साथ है यस सर। सर। सर बस अब एक चीज मुझे आगे आप बढ़ते क्लियर हैं। करिएगा हाँ सर, एडजस्टिंग इवेंट जो आप एक वर्ड स्पेसिफिक कर दिया, एडजस्टिंग हाँ। इवेंट मतलब वो एडजस्ट होंगे? ना 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 ना, यही मिसकंसेप्शन है रजा, जो मैं सर बच्चों को मैं था। वही पूछ रहा हूँ, एडजस्टिंग इवेंट जो है एडजस्टिंग इवेंट का मतलब वो इवेंट्स होते हैं जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट या उससे पहले मौजूद हो। ठीक हो बस। गया। नहीं सर, वो तो आपने मुझे इसका आपने कंडीशन बताई है ना एडजस्टिंग हाँ इवेंट की। एडजस्टिंग इवेंट्स वो मतलब इनका मतलब एडजस्ट नहीं होंगे, बस इनकी कंडीशन अलग अलग कंडीशंस बता दी हैं कि अगर रिपोर्टिंग डेट से पहले अगर उनकी कंडीशन एग्जिस्ट करती है तो वो एडजस्टिंग इवेंट है, हाँ बस खत्म। हाँ। अब अब मैं उनके साथ करना क्या है रजा, तुम शायद हम्म, ये पूछ रहे हो सर उनके साथ करना क्या है। करना क्या है, एडजस्ट होंगे ये नहीं आएगा, होंगे ये पूछो। आगे आएगा, आगे आएगा, ठीक ठीक थोड़ा सा रुक ठीक जाओ। पहले तो ठीक अभी सर। बच्चों का ईमान पक्का करें कि भाई एडजस्टिंग इवेंट होते क्या है, फिर हम हम्म, बताएंगे कि करना क्या है उनके साथ। सही। सही है। असल ठीक में सर। हम लोगों का मिसकंसेप्शन इस वजह से डेवलप हुआ है कि हम समझते हैं कि एडजस्टिंग इवेंट जो है ना, हम समझते नहीं एडजस्टिंग इवेंट है क्या, हम बोलते हैं करना क्या है। तो पहले हम्म ये समझ लो एडजस्टिंग इवेंट है क्या, फिर हम्म करना क्या है वो एक अलग चीज है, वो मैं बताऊंगा। अच्छा सर, एग्जाम्पल 3 ये तुम लोगों ने बताना है बच्चों। अब माशाल्लाह तुम लोग कंडीशन है या नहीं है उसमें चीते हो गए हो। अब तुमने अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए सेल ऑफ इन्वेंट्री आफ्टर ईयर एंड एट लोअर अमाउंट। सर एग्जांपल करते हैं, लेट्स से ये रिपोर्टिंग डेट है, यहाँ मेरे पास कॉस्ट आ रही थी इन्वेंट्री की, इन्वेंट्री की कॉस्ट थी 100 रुपया, एनआरवी थी 105 रुपया। अच्छा सर, ये है बीओडी डेट 7 मार्च 2013। यहाँ सेल ऑफ इन्वेंट्री एट ₹90। सर मुझे एक बात बताओ, सर मुझे एक बात बताओ, सर ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप लोग सब मेरे साथ हो? जी सर, साथ है। यस सर सर। ईयर एंड पर मेरी एक इन्वेंट्री आ रही थी, मेरी एक इन्वेंट्री आ रही थी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपया, एनआरवी मैंने कैलकुलेट की हुई थी 105 रुपया। हम्म ईयर एंड के बाद ये इन्वेंट्री बिक गई 90 रुपए की, कुछ भी हम्म नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज नॉर्मल। सर अगर एवरीथिंग वाज नॉर्मल तो इसको तो 90 में बिकना ही नहीं चाहिए था ईयर एंड के बाद। हम्म अगर एवरीथिंग वाज नॉर्मल तो इसको तो बिकना चाहिए था 105 रुपए में, क्योंकि जी एनआरवी सर। 105 रुपया थी। मानते हो या नहीं मानते? जी सर। तो यस सर सर। ईयर एंड के बाद अगर ये इन्वेंट्री बिक रही है 90 रुपए की, इसका मतलब है ईयर एंड पर ये जो स्टॉक आ रहा था जिसको हमने वैल्यू किया था 100 पर, मुझे बताओ क्या ये 100 रुपए पर सही वैल्यू किया था इसको? सर हाँ वैल्यू सर। शायद सही, सर वैल्यू शायद नहीं, सही किया था। गलत, वैल्यू गलत किया था। सर मुझे बताओ ये जो इन्वेंट्री का बिकना है ईयर एंड के बाद, इसकी वजह और 90 रुपए पर बिकना, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? यस सर, पोस्ट जी यस सर सर। है। सर ये
नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। जी सर ये एडजस्टिंग इवेंट है, क्यों? क्योंकि सर ये 90 रुपया जो है ना, ये अचानक से नहीं हुआ, ये ईयर एंड पर ही ये 90 रुपए की थी। एक्चुअली ये जो हमने एनआरवी कैलकुलेट की थी ना, ये गलत कैलकुलेट की थी। सर एक क्वेश्चन था। मैं सर भी अगर ये 90 रुपए अगर हमारे ईयर एंड पे, तो हमारे ये 105 रुपए की एनआरवी थी, लेकिन ईयर एंड के बाद इसको कोई पेरेंट ईयर हो गया तो इसकी फिर ये नॉन वैल्यू कम हो एडजस्टिंग गई, तो इवेंट फिर होगा, फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। बिल्कुल सही बोला, तभी मैंने लफ्ज यूज किया कि सर सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था, मगर ये फिर भी बिकी 90 में। इसका मतलब है ईयर एंड पर ये जो हमने वैल्यू किया था ये गलत वैल्यू थी। इसका मतलब है ईयर ओके एंड सर। पर ये इसकी वैल्यू जो थी ना एनआरवी, वो 105 नहीं थी, वो थी 90। तो इसका मतलब है हम अभी 100 पे रखकर बैठे हुए, हमें रखना 90 पर है, तो हम 10 रुपए से लॉस बुक करेंगे। सर मैं एक सवाल मानते हो पूछूं कि नहीं सर? मानते? सर मानते हो कि नहीं मानते? सर मानते हैं, लेकिन एक सवाल मैं पूछ रहा था सर। हाँ सर ये जो आपने ये उसी से लिंक्ड है जो आपने ऊपर लिखा हुआ है कि लॉन्च प्रोडक्ट लॉन्च बाय कॉम्पिटिटर? कह सकते हो, कह सकते हो, कह सकते हो, जरूरी नहीं है। दैट माइट बी द फैक्टर, दैट सर माइट बी मतलब द। उसने मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे हमने रिपोर्टिंग डेट पर हमारी एनआरवी और कॉस्ट हमने सही वैल्यू की हो, बट हाँ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट, उसने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया हो जिसकी वजह से हमारी एनआरवी और गिर गई हो। हाँ, तो सर ऐसा ये भी हो तब सकता है, तब ऐसा भी हो एडजस्टिंग इवेंट, सकता है, तब भी एडजस्टिंग इवेंट होगा ना सर? मैं उसको ही तब भी मतलब एडजस्टिंग इवेंट होगा, मैं तब भी उसी को एडजस्टिंग एक इवेंट। मैं उसको ही मतलब एक तरीके से माइंड बना के, जब भी मैंने कहा था एनआरवी हमने सही रिकॉर्ड की हुई होगी, कॉम्पेटिटर की वजह से हमारी जो ये एनआरवी गिर गई होगी और आफ्टर बिल्कुल रिपोर्टिंग ऐसा है, डेट। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मैं तुम्हें एक और केस बताता हूँ, ये बताना तुम लोग, आई होप तुम्हें ये क्लियर होगा। ये था केस 1। सर अगर कस्टमर बड़ा मिल गया, हमने डिस्काउंट दे दिया उसे। अहमद एक मिनट, अहमद इधर ही आ जा। केस 2, अहमद तेरे सर ये सवाल का रिपीट जवाब। करना प्लीज। रिपोर्टिंग डेट, सर केस बीओडी। 1 रिपीट कर देंगे प्लीज। मैं केस 1 रिपीट कर देता हूँ। देखो बच्चा, केस 1 में मैंने ये बताया कि मेरी रिपोर्टिंग डेट पर एक इन्वेंट्री थी जिसकी कॉस्ट थी 100 रुपया, एनआरवी मैंने रखी हुई थी 105 रुपया, मैंने वैल्यू किया होगा 100 रुपए पर। ईयर एंड के बाद कुछ भी नहीं हुआ, मैं बेच देता हूं उस इन्वेंट्री को 90 रुपए पर। तो सवाल ये पैदा होता है, सवाल ये पैदा होता है कि यार ईयर एंड पर आपने जो इन्वेंट्री रखी थी वो 100 पे क्यों रखी थी, जबकि आपने बेची 90 में? सर 90 रुपए में बेच दी। अरे भाई मसला 90 में बेचने का नहीं है, गम 90 में बेचने का नहीं है, गम इस चीज का है कि जब आपने 90 में बेचनी थी तो ईयर एंड के ऊपर आपने 100 पे क्यों रखा है? ईयर एंड पर भी फिर आप 90 पर रखो ना, सवाल ये। तो इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ईयर एंड के बाद अगर इन्वेंट्री में कुछ भी नहीं हुआ और आप कम में बेच रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि ये ईयर एंड पर जो है उस प्राइस की नहीं थी, वो तो उस वैल्यू की थी जो तुम जिस पे तुम बेच रहे हो। इसका मतलब है ईयर एंड पर तुमने गलत वैल्यू किया हुआ था। तो आप क्या करो, ईयर एंड वाली इन्वेंट्री को एडजस्ट करो। अच्छा सर एक केस और, लेट्स से। सर मतलब एनआरवी टेस्टिंग हमने गलत की थी ना? हाँ बिल्कुल, एक और केस करते हैं। लेट्स से कॉस्ट थी 100 रुपया, एनआरवी थी 110 रुपया। बताओ कितने पे वैल्यू किया होगा, बताओ। 100 पर। 10 पे, 100 जबरदस्त। पे। अब सुनना, ये केस अब माशाल्लाह तुम सब चीते हो गए। इन्वेंट्री डैमेज्ड ड्यू टू फायर एंड सोल्ड ₹8.90। अब बताओ, ये जो इन्वेंट्री जो है बिकी है 90 रुपए पर, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? यस सर। जी सर। बताओ ये एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग? नहीं सर, नॉन नहीं, एडजस्टिंग। नॉट एडजस्टिंग है। माशाल्लाह, क्यों? क्योंकि सर ये जो क्योंकि 90 रुपए आग की बाद में लगी है, बिकी पता है, ही था। कंडीशन हाँ ये जो एग्जिस्ट नहीं करती। ईयर एंड पर कंडीशन सर इसकी एग्जिस्ट नहीं करती थी रिपोर्टिंग डेट पर। सर ये जो कमी आई है, ये जो कमी आई है इसकी वैल्यू में, ये क्यों आई है? आग लगने की वजह से। और आग का लगने की कंडीशन ईयर एंड पर मौजूद नहीं नहीं थी। थी। नहीं। अब कोई मनुष्य ये तो नहीं सोच रहा कि नहीं सर हमें पता था आग लगने वाली है ईयर एंड पे, अब बताओ, कोई ऐसा तो नहीं नहीं सर, सोचता। सर प्लान कर लिया था सर, वो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं ना, उसको आग लगा दो अपनी इन्वेंट्री को। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो होंगे जो नॉर्मल लॉसेस की वजह से आए हों। जिनकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पे नहीं थी, रिपोर्टिंग डेट पर आपको पता नहीं था।
सही है सर, जो एबनॉर्मल लॉसेस भी ऐसे ही होते हैं ना सर, कह हमें सकते पता हो, नहीं होता। एबनॉर्मल लॉसेस कह सकते हो, बिल्कुल एबनॉर्मल लॉसेस कह सकते हो। सही सर है। नॉर्मल सर लॉसेस में तो हमें पता होता है अगर ना कि सर इतना तो जी होता ही बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर ईमान। रिपोर्टिंग डेट पे हमारा वो आग लग गई, लाइक इन्वेंट्री डैमेज हो गई, हाँ और अब पोस्ट रिपोर्टिंग डेट हमने इंश्योरेंस क्लेम किया, तो वो एडजस्टिंग इवेंट होगा ना सर? रजा थोड़ा सा रुक जा, ये आगे केस आ रहा है, इंश्योरेंस क्लेम वाला आगे आ रहा है। सर ठीक सर। कंडीशन का मतलब, ये जो डेफिनेशन में हमने कंडीशन का वर्ड यूज करा है, इसका मतलब यही है ना कि उस दिन उसकी कोई इम्प्लीकेशन ना हो। हाँ, कंडीशन का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग डेट से लिंक ना हो, या रिपोर्टिंग डेट पर इसका कोई सिनेरियो या कोई इंडिकेशन ना हो। इंडिकेशन बस समझ सर, लो, सही है कंडीशन को सर। तुम इंडिकेशन समझ सर लो। केस वन में भी आपको कंडीशन को एग्जिस्ट तो नहीं कर रही थी सर, कि आपको पता तो नहीं था सर कि आप 90 में बेचेंगे? अच्छा शहर बेटा एक बात बताओ। जी जी शहर बेटा, जी सर। मुझे आप एक बात बताओ बेटा, आपके पास एक गिलास है, ईयर एंड पर आप बोलती हो वो गिलास है 120 रुपए का, सही है बेटा? जी जी ईयर एंड के बाद आप उसको बेच देती हो 100 रुपए में, कुछ भी नहीं होता, वो गिलास बिल्कुल सही है। 120 रुपए का गिलास आप ईयर एंड पर बोलती हो 120 रुपए का गिलास है हसन मारफानी साहब, ईयर एंड के बाद उसको 100 रुपए का बेच देती हो। तो मुझे बताओ, जी या सर। तो 100 रुपए में आपने गलत बेचा है, सही है, या उसकी प्राइस ही 100 रुपया थी। अब आप बताओ सही किया था, 120 था या 100 रुपया था? सर नहीं नहीं, 100 रुपया सही था प्राइस। हाँ तो बेटा फिर आपने 120 पे गलत दिखाया था ना, इसका मतलब है जी उसकी जी प्राइस थी 100 रुपया, आपने गलत जी दिखाया जी था। जी ठीक है ना बेटा? सही सही। जी सर सही। सॉरी सर। अच्छा सर, एक और केस 3। लेट्स से ये रिपोर्टिंग डेट है, ये बीओडी डेट है, तुम्हारी इन्वेंट्री की वैल्यू, तुमने ये वैल्यू की हुई थी 100 रुपए पर। यहाँ इन्वेंट्री लॉस्ट ड्यू टू थेफ्ट। सर मुझे बताओ, रिपोर्टिंग डेट के बाद ये जो इन्वेंट्री चोरी हुई है, मुझे बताओ क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? बिल्कुल है यस सर। सर, पोस्ट रिपोर्टिंग डेट एडजस्टिंग है, इवेंट नॉन है। एडजस्टिंग है? एडजस्टिंग नॉन हुआ है सर। एग्जिस्टिंग है सर। नॉन नॉन एडजस्टिंग एग्जिस्टिंग है। है। सर चोरों ने अगर प्लान करके रखा हुआ सर। अगेन हमारी वही वाली बात, हम उस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ सब अच्छे लोग हैं, कोई हराम नहीं है, कोई हरामखोर नहीं है। सर वो हो सकता है अंदर का बंदी की सेटिंग बनाई हुई हो सर, वो इन्वेंट्री तो हमारे गोडाउन में होती है ना सर, गायब हाँ कर दी, सही है। हो सकता है प्लानिंग चल रही इलीगल, हो कि भाई। हमारी अकाउंटिंग इलीगल चीजों को कैटर नहीं करती। हमारी अकाउंटिंग बोलती है कि इलीगल चीजों की कोई कंडीशन नहीं होती, वो हमेशा अचानक से अराइज होती हैं। सही, मतलब वो चीज जो वैसे सर हमारे इल्म में ना हो, वो नॉन एडजस्टिंग होगा रिपोर्टिंग डेट पर। ना ना ना, हमारे इल्म में नहीं। कोई भी लीगल चीज अगर है तो एडजस्टिंग है, हमारे इल्म में हो या नहीं हो। अगर कोई इलीगल चीज है ना, वो हमारे इल्म में हो या नहीं हो, वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग होगा। स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो अगर कोई इलीगल चीज तुम्हारे इल्म में है ना, इसका मतलब है तुम खुद खबीस हो, कि इलीगल ठीक चीज तुम अलाउ कर रहे हो। ठीक समझ रहे हो ना? ठीक स्टैंडर्ड ठीक। बोलता है कि देखो इलीगल चीज ना, तुम एक प्रूडेंट इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम कभी भी अगर ओनर खुद मिला हुआ है तो इसका मतलब है ओनर खुद मिला हुआ है, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। सही। सही है। अच्छा सर, तो ठीक सर। इलीगल चीज हमेशा नॉन एडजस्टिंग होगी, याद रखना। शैतानी दिमाग है रजा का सर, और कुछ नहीं हाँ है। क्या? रजा का दिमाग शैतानी, इसलिए ऐसे सिनेरियोस पूछ रहे सर आपसे। बेटा सर हकीकत बातें सर होती है इवेंट्स। होते हैं, रजा बिल्कुल सही बोल रहा है, रजा बिल्कुल सही बोल रहा है। मगर अगेन यहाँ देखो स्टैंडर्ड जो है ना, देखो एक चीज समझो, स्टैंडर्ड का एम क्या है? स्टैंडर्ड बोलता है जिनके पैसे हैं ना वो प्रोटेक्टेड रहे। तुम समझ रहे हो? मगर अगर तुम बोलते हो कि यार नहीं, जिनके पैसे हैं वही हरामखोर हैं, फिर तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार तुम खुद अपने साथ जो है इंसाफ नहीं कर रहे, तो मैं फिर कहां तक प्रोटेक्ट करूंगा। ठीक सर। आजा सर, अब एक और केस करते हैं बच्चों। ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस में तुम्हें बता रहा हूं। चेंज इन वैल्यू
ऑफ मार्केट बेस्ड एसेट्स। फॉर एग्जांपल शेयर्स हो गए, करेंसी हो गई, ये बहुत सोने की चीज लिखवा रहा हूं, याद रखना। प्रॉपर्टीज हो गई, लेट्स से ये रिपोर्टिंग डेट है और ये बीओडी डेट है 31 दिसंबर 2012। यहाँ मेरे पास मार्केट बेस्ड, अब पेपर में ना कुछ भी है, ये करेंसी भी दे सकता है, डॉलर आपके पास लेके रखे हुए, प्रॉपर्टी भी दे सकता है, शेयर्स भी दे सकता है, मैंने सबका एक ही मंजन तुम्हें बता दिया है। लेट्स से कोई भी मार्केट बेस्ड एसेट था, तुम इसको शेयर्स अज्यूम कर लो, करेंसी अज्यूम कर लो, प्रॉपर्टी अज्यूम कर लो, वो था 100 रुपए का। अब इस पॉइंट पे चेंज इन वैल्यू 50 रुपए से या तो घटाव आ गया या बढ़ाव आ गया। मुझे बताओ ईयर एंड पर तुम मार्केट बेस्ड एसेट लेके बैठे थे 100 रुपए का, ईयर एंड के बाद मार्केट बेस्ड एसेट की वैल्यू में चेंज आ गया है, 50 रुपए बढ़ा दो या 50 रुपए कम कर दो। मुझे बताओ सर ये जो चेंज इन वैल्यू है क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? बोलो ना। यस सर। एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग? सर नॉन एडजस्टिंग लग नॉन रहा है मुझे। एडजस्टिंग सर नॉन याद एडजस्टिंग रखो याद रखो याद रखो, हमेशा नॉन मार्केट एडजस्टिंग। एसेट में ईयर एंड के बाद जो भी चेंज आएगा वो हमेशा नॉन एडजस्टिंग होगा। मार्केट ठीक। किसी हमारे की नहीं, कंट्रोल में नहीं होता। मार्केट किसी की नहीं होती। लिख लो अपने पास मंजन, मंजन बाई एचएम। any change in market based asset is PRDE, हमेशा नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा। सर वजह क्या है, लॉजिक क्या है? मार्केट किसी की नहीं होती, आपको नहीं पता आज क्या है कल क्या होगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े, जी सर। आगे बढ़े जी। यार ये तुम लोग साथ कॉपी कर रहे हो ना, ये केसेस ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस है, तुम देखोगे ये पेपर के अंदर इनसे बाहर नहीं आएंगे जितने मैं केसेस करवा रहा हूँ। सर मैं इनको अच्छे स्क्रीनशॉट से ले रहा हूँ, मैं कॉपी करूंगा रात में। कर रहे कॉपी। सर वो मैं कल खाना खाते खाते वो क्लास ले रहा था तो मैंने वो शुरू वाला कॉपी नहीं किया, तो सब एक साथ लिख लूंगा तो रिवाइज भी हो जाए। सही है, ये कर लो, ये बड़ी मेहनत से ये मैंने केसेस बनाए, ये केसेस कर लो, इंशाल्लाह पेपर में इससे बाहर नहीं आएंगे। इनको नहीं फोकस इंशाल्लाह फ्री के चीजें बाद रिवाइज सर ही है। आगे बढ़े। जी सर। यस सर। एग्जाम्पल 5, भले पिक्चर्स ले लो बाद में कर लेना मगर कॉपी अपने पास रिटेन कर लो। एग्जाम्पल 5। सर सारी पिक्चर्स नहीं ली हुई, आप पीडीएफ बना के सेंड कर दें। यार असल में मसला ये है कि इसका अगर तुम देखोगे ना, ये जो है कोई छोटा है कोई बड़ा है जो है राइटिंग, तो पीडीएफ आउट ना हो जाए। या चलो मैं ट्राई करता हूँ, अभी तुम्हारे सामने ही करते हैं, देख लेते हैं ना क्या आता है स्ट्रक्चर। अभी अभी पीडीएफ बना लेंगे ना क्लास के बाद। मेरे साथ रहना शुरू में, ठीक है मुझे क्लास से 15 मिनट पहले याद दिलाना कि सर पीडीएफ बनाना, इधर ही तुम्हारे सामने ही कर लेंगे, तुम लोग मुझे बता भी देना एडजस्ट कैसे होता है। ठीक है सर। अच्छा सर, एग्जाम्पल 5। अच्छा एक बात बताओ, जिन बच्चों ने FR1 से पढ़ा है उनको याद होगा, मैं तुम्हें क्या बोलता था, इस साल का जो फाइनल डिविडेंड है वो इस साल में रिकॉर्ड नहीं होता, बोलता था या नहीं बोलता था? नहीं होता। जी सर बता देते आप। जी सर। जी है ना? सर। अच्छा सर, वो मैं क्यों बोलता था, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इस साल का जो फाइनल डिविडेंड है ना, वो सिर्फ डिस्क्लोज होता है। बल्कि एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ये करवाने से पहले जो है ना, मेरे ख्याल से तुम लोग माशाल्लाह एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग में चीते हो गए हो। मैं तुम्हें ये बता दूं, ये एक पहेली जो है तुम्हारे सामने कि सर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है, ज़रा वो लिखवा दूं। ये ज़रा लिख लो अपने पास, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ, फिर हम आगे एग्जांपल्स कंटिन्यू करते रहेंगे। एडजस्टिंग इवेंट्स एंड नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। सर करना क्या है, एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है?
एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स। ये अब मैं तुम्हें बता रहा हूं इसके साथ करना क्या है। जी सर क्लियर है। सर एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है। एडजस्टिंग इवेंट्स को आप रिलेवेंट स्टैंडर्ड में जाके देखोगे, या तो रिलेवेंट स्टैंडर्ड बोलेगा रिकॉर्ड कर लो तो रिकॉर्ड कर लेना, या रिलेवेंट स्टैंडर्ड बोलेगा डिस्क्लोज कर लो तो डिस्क्लोज कर लेना, या रिलेवेंट स्टैंडर्ड बोलेगा कुछ भी नहीं करो तो कुछ भी नहीं करना। सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डिस्क्लोज करना है, अनलेस वो मटीरियल है, अगर इमटीरियल है, अगर इमटीरियल है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सर इमटेरियल को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, मतलब बहुत सारी बताता हूँ। चीजें आती हैं। सर बहुत सोने की चीज लिखवा रहा हूँ। सर एडजस्टिंग इवेंट के हवाले से द पॉइंट यू आइडेंटिफाई एनी इवेंट एज एडजस्टिंग इवेंट, व्हाट you shall be doing, you shall be referring the relevant standard. If the event pertains to inventory, you shall be referring IS2. If the event pertains to property, plant and equipment, you shall be referring IS16. If the event pertains to financial instrument, you shall be referring IFRS 9. If the event pertains to leases, you shall be referring IFRS 16. And you shall be looking at what does that specific standards guide you. That specific standard would guide you in 3 ways. या तो वो बोलेगा रिकॉर्ड कर लो, या तो वो बोलेगा डिस्क्लोज कर लो, या वो बोलेगा कुछ भी ना करो। तो जैसा वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड बोलता है आपने वैसा कर लेना है। जैसे तुम्हें याद है लॉन्च ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉम्पिटिटर, जो केस ए और केस बी था, हमने सुमान बेटा इस वजह से कुछ भी नहीं किया था क्योंकि IS2 बोलता है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको क्लियर है बच्चों। सर किसी का माइक इमटेरियल के बारे में। अच्छा यार ये माइक जरा ये देख लो। अच्छा रजा बेटा, रजा ने पूछा कि सर ये इमटेरियल हम कैसे जज करेंगे। अच्छा देखो रजा, इमटेरियल और मटेरियल जो है ना, अव्वल बात तो ये है तुम्हारे FR2 के लेवल पर तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर में खुद बताया हुआ होगा। सही है। नहीं सर नहीं, जरा प्रैक्टिकली बताएं हम मटेरियल या इमटेरियल को कैसे जज करते हैं। तो इंशाल्लाह रजा तुम ऑडिट पढ़ोगे तो उसमें जो है तुम्हारा टीचर तुम्हें गाइड भी करेगा। मैं जरा तुम्हें बता भी देता हूँ, बचपन में जब तुम इंट्रो पढ़ते थे मैंने तुम्हें गाइड भी किया था थोड़ा बहुत। देखो मटीरियलिटी है ना, 2 तरीकों से होती है, या तो क्वांटिटेटिव बेस्ड होती है या क्वालिटेटिव बेस्ड होती है। क्वांटिटेटिव बेस्ड रजा, लेट्स से तुम्हारी बैलेंस शीट जो है ना वो 10 बिलियन की फुटिंग है। अब इसमें एक गलती आ जाती है लेट्स से 100 रुपए की। रजा मुझे बताओ ये जो 100 रुपए की गलती है, क्या ये मटेरियल है या इमटेरियल है? इमटेरियल है सर।
जबरदस्त, ये 10 रुपए इमटेरियल पे 100 रुपए पे वो थोड़ी देखेगा, वो अपनी जेब से भी डाल देगा वो एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल। अब रजा गलती आ जाती है लेट्स से 2 बिलियन की। अब बताओ मटेरियल है या इमटेरियल? मटेरियल है। अब मटेरियल है, सही है ना? ठीक है ठीक। सर, ये कहलाती है क्वांटिटेटिव बेस्ड मटेरियलिटी। क्वांटिटेटिव, एक होती है क्वालिटेटिव बेस्ड, सही है। क्वालिटेटिव बेस्ड क्या होती है? वो जो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन होता है ना, वो बड़ा मटेरियल होता है। इसकी एक आसान सी एग्जांपल दूं रजा। रजा मुझे एक बात बताओ, एक कंपनी है, रजा मेरी बात सुन रहे हो? जी जी मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। उस कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं। जी सर। एक डायरेक्टर ने 50 रुपए की चोरी की है। ठीक। मुझे बताओ रजा, ये जो 50 रुपए की चोरी की है, ये क्वांटिटेटिवली तो शायद इमटेरियल है, मगर क्वालिटेटिवली ये बहुत मटेरियल है। जी सर। डायरेक्टर ने चोरी की है, वो भी 50 रुपए की, डायरेक्टर ने, बड़ी करता बात भी थी। हाँ बड़ी करता, अगर छोटी की है, इसका मतलब है ये शायद दिख इतनी रही है, दिख इतनी रही है, हो सकता है ये तो बहुत बड़ी हो, है ना? बड़ी हो, हाँ, हो सकता है उसकी रेपुटेशन गिरी है इसकी वजह से। हाँ, रेपुटेशनल रिस्क। आप समझ में आई बात? जी सर, जी सर। ये तुझे मैंने सिर्फ बताया है ओनली फॉर द सेक ऑफ योर ग्रूमिंग। पेपर में मटेरियल है या इमटेरियल है, यू वुड बी गिवन विद दैट, सही है? ओके सर। आगे बढ़े? जी सर। हाँ बच्चों, कॉपी कर लिया? जी सर, कॉपी हो गई। अब मेरे ख्याल से जिन बच्चों के पेट में दर्द हो रहा था कि सर एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट के साथ करना क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो चीज़ पता चल गई, सही है। अब हम अपनी एग्जांपल्स करते रहते हैं, केसेस करते रहते हैं। एग्जांपल नंबर 5, एग्जांपल नंबर 5। सर जी ये जो भी हमने ये शेयर और एसेट वाला पढ़ा था, एसेट की वैल्यू में इंक्रीज और डिक्रीज रिपोर्टिंग डेट के बाद होता है, तो हाँ उसको हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। हाँ बिल्कुल मुन्ना, बिल्कुल। जो मतलब 31 दिसंबर अगर रिपोर्टिंग डेट है, उस पर जो हमारी वैल्यू होगी पर शेयर, उसी हाँ को हम रिकॉर्ड यस करेंगे। यस यस मुन्ना, यस यस यस। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हवाले से तुम लोग जानते हो या नहीं जानते? सर बता दें आपको, इतनी बता दें एक दफा, इतनी दफा पढ़ा लेकिन वो एक दफा। हाँ भाई, ऑडिट ये के तो ऑडिट तीनों, का कॉन्सेप्ट है ना? हाँ ऑडिट जी हाँ सर, हम भाई, तो पढ़ ऐसा चुके हैं। यार, मेरी एक बात सुन लो बच्चों, मेरी एक बात सुन लो। देखो यार, ऑडिट जो है ना, ऑडिट, तुम ऑडिट किस चीज का करते हो? तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का करते हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसकी बेसिस पर बनती हैं? आईएफआरएस की बेसिस पर बनती हैं। आईएफआरएस की तो एक बेसिस चीज पे। समझ लो, ऑडिट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। ऑडिट इज ओनली एन इंस्पेक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ आईएफआरएस बेस्ड फाइनेंशियल्स। तो मेरी बात समझ रहे हो? तो याद रखो, ऑडिट में जितनी चीजें लिखी हुई है ना, वो आईएफआरएस के थ्रू ड्राइव हो रही हैं। तुम आईएफआरएस का ऑडिट करते हो पाकिस्तानी जुरिस्डिक्शन में। तुम समझ रहे हो या नहीं समझ रहे बच्चों? जी सर। ठीक है ना? तो याद रखो, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन, हिस्टोरिकल कॉस्ट, जितनी भी बातें हैं ना, ये सारी की सारी ये ऑडिट नहीं बताता, ये आईएफआरएस बताता है। ऑडिट सिर्फ ये बताता है, ये जो तुम आइजाज पढ़ते हो, आइजाज सिर्फ ये बताते हैं कि तुमने इवेलुएट कैसे करना है, तुमने इंस्पेक्ट कैसे करना है, तुमने रिव्यू कैसे करना है उन सारी चीजों को, सही है। तो सर अब गोइंग कंसर्न अजम्पशन बताओ, तो आइंदा कोई मुझे ये ना बोले कि सर ये ऑडिट में, ऑडिट वाली टर्म है। एक्चुअली ऑडिट में ये कोई टर्म नहीं है, ये अकाउंटिंग में सारी टर्म्स हैं। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन बताओ। सर आफ्टर गोइंग रिपोर्टिंग कंसर्न डेट अगर अजम्पशन इनवैलिड होगी तो उसको हैं? एडजस्टिंग इवेंट नहीं कंसीडर नहीं नहीं, करेंगे। देखो 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 ईमान बेटा, सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये है गोइंग कंसर्न कि अजम्पशन कंपनी है जो है क्या? गोइंग गोइंग कंसर्न अजम्पशन ये है कि कंपनी जैसे ऑनगोइंग है, अगर आपकी कंपनी में कोई 12 मंथ मटेरियल के अंदर अनसर्टेनिटी ऑपरेट आ नहीं गई कर है, पाएगी। मटेरियल अनसर्टेनिटी आ गई है, तो अगर आप लिक्विडेट नहीं कर रहे या फिर अगर आप आपका बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है तो वो गोइंग कंसर्न है। अगर आप लिक्विडेट करना चाहते हो तो फिर वो आपका गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगा। तो फिर आप अच्छा अपने अकाउंट फिर गोइंग कंसर्न के हिसाब से नहीं बनाओगे, लिक्विडेशन के हिसाब से बनाओगे, अच्छा, ऑल्टरनेटिव बेसिस पे। ओके फुल फुल माशाल्लाह, फुल प्रो हुआ हुआ है लड़का। हाँ भाई अहमद मुन्ने, बता गोइंग कंसर्न अजम्पशन का क्या मतलब है? सर पूरा यही था, पूरा हुज़ैफा पूरा बेटा, यही आधा था सही सर। बताया आधा गलत बताया है। हाँ सर अहमद, मतलब 12 मंथ से ज्यादा ऑपरेट नहीं कर सर सकती कंपनी।
हाँ सही है। सर इसमें गलत का तो नहीं पता है, वैसे यही होता है कि अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू करेगी तो इसका मतलब वो गोइंग कंसर्न है अभी तक। ओके वैसे हर एंटिटी अपने फाइनेंशियल गोइंग कंसर्न के हिसाब से ही बनाती है, सिवाय उन कंपनीज के जो लिक्विडेट करने वाली होती है, ओके या फिर उनकी माशाल्लाह गोइंग कंसर्न उसमें मसला हो जाए कोई। माशाल्लाह, सही सर एक जबरदस्त। सर अगर कंपनी 12 महीने या कम से कम में चलेगी तो मतलब उसकी गोइंग कंसर्न assumption मिले। सर एक ओके मसला है सर, हाँ मैं बोलूं? बोल बोल। सर यहाँ फिर लाइट चली गई सर, नेट वगैरह सब बंद हो गया, मैंने डेटा कनेक्ट किया मैं उसके लैपटॉप से, तो ओके ज़्यादा देर तक नहीं चल सकते ये भी, जितना चल रहा है। अच्छा, हम दुआ ही सौ कर डेढ़ सकते सौ हैं MB। अल्लाह करके तेरी लाइट आ जाए। हाँ अभी पैकेज लाइट का आ जाए बस मैं कौन सा है वैसे, रजा, सिम कौन सी है? मेरे पास जोंग है। जोंग है ना, जोंग का तो पैकेज आता है, वो करवा लो मुझे पता है 1 दिन पैकेज वाला। आता है, मैं एक दिन वाला तो अभी पता नहीं, लेकिन मेरा ऑल इन वन हुआ हुआ है, उसमें के 100 150 200 MB बाकी है, जितना चल रहा है खैर खत्म हो जाए उसका मसला नहीं है, चलो लेकिन आ जाओ तो चल आ रहा जाओ है। कोई। हाँ भाई अनुषा कहाँ है, ये जो प्लानिंग करती है? हाँ भाई अनुषा, माशाल्लाह गोइंग कंसर्न अजम्पशन के हवाले से तुम्हें पता है, बताओ क्या है? सर वो अनुषा है? प्लानिंग पे भी नहीं पूरी है, पूरी है उतरी ही है, नहीं वो वो आई नहीं है। वो है ही नहीं सर, अच्छा है ही नहीं सर, वो पक्की है वो सर। चलो चलो आ जाओ। अच्छा सर, गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होने का मतलब ये है, ये लिख लो अपने पास, नोट कर लो। वैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न assumption implies that company shall carry on its business for foreseeable future। याद रखो ये 12 महीने स्टैंडर्ड में नहीं बताए हुए, स्टैंडर्ड बोलता है foreseeable future। फ्रॉम रिपोर्टिंग डेट। सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड होने का मतलब ये है कि कंपनी फोर्सिएबल फ्यूचर रिपोर्टिंग डेट से फोर्सिएबल फ्यूचर तक बिजनेस कैरी ऑन करेगी। मतलब अगले 12 महीने या उससे ज़्यादा अगर हमें ऐसा लगता है कि कंपनी चलेगी, तो आप बोलोगे कि कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनी रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीनों तक नहीं चल पाएगी, तो आप बोलोगे कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है। अगर आप बोलते हो कि सर रिपोर्टिंग डेट से अगले 12 महीनों तक कंपनी चल भी सकती है, नहीं भी चल सकती, तो आप कहोगे गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल है। क्लियर है बच्चा? यस सर। अब चलो सर ये एग्जांपल देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल तुम्हें देने के लिए जा रहा हूं। आई वांट ऑल ऑफ यू टू बी वेरी फोकस्ड हियर। सर ये है रिपोर्टिंग डेट, ये है बीओडी डेट 7 मार्च 2013। सर इस पॉइंट पे कंपनी गोइंग कंसर्न assumption invalid because of fire in premises। जी सर, ये जो गोइंग कंपनी की गोइंग कंसर्न assumption इनवैलिड हुई है, सर ये एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है? सर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा ना ये तो। नॉन एडजस्टिंग है सर, क्योंकि इसकी कंडीशन नॉन रिपोर्टिंग एग्जिस्टिंग। पे मौजूद थी। बहुत अच्छे बच्चों, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ पर खुशी है कि जितना मैंने पढ़ाया है तुम उसके ऊपर जो है माशाल्लाह तुम्हारी बहुत अच्छी ग्रेप आ गई है। मगर ये अपने पास नोट कर लो इम्पोर्टेंट मंजन, याद रखो ये वाहिद एक्सेप्शन है, ये वाहिद एक्सेप्शन है IAS 10 की जिसमें रूल अप्लाई नहीं होता।
स्टैंडर्ड बोलता है ईयर एंड के बाद अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है तो कंडीशन गई तेल लेने, इट शेल ऑलवेज बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। ये एक्सेप्शन है IAS 10 में वाहिद। सर अगर ईयर एंड के बाद गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है तो कंडीशन गई तेल लेने, इट शेल ऑलवेज बी टेकन एज एडजस्टिंग इवेंट। सर तेल लेके ये वापस वाहिद आ गए तो क्या एक्सेप्शन है। करेंगे? सर ये सॉरी, रिपीट करते हैं थोड़ा, वो मेरा मैं कह रहा हूँ इंटरनेट तेल लैग कर रहा था। तेल लेके वापस आ गए फिर क्या करेंगे? नहीं नहीं वापस नहीं आएगी। अच्छा अच्छा। सर जी सर अगर डाउटफुल होगी तो फिर हम लोग कुछ हाँ भी नहीं नहीं, डाउटफुल पे नहीं है ये एक्सेप्शन, सिर्फ और सिर्फ बहुत अच्छा करेंगे। अच्छा तुमने सवाल किया सर, ये सिर्फ इनवैलिडिटी पर है। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन ईयर एंड के बाद इनवैलिड हो जाती है तो ये IAS 10 में वाहिद एक्सेप्शन है। IAS 10 बोलता है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिडिटी के केस में आप कंडीशन को नहीं देखते, चूंकि ये इतना सीवियर इशू है कि आप इसको हमेशा एडजस्ट करोगे। तो दैट मीन्स कि हम इसकी जो लिक्विडिटी में जाते हैं क्योंकि अगर कोई कंसर्न खराब हो गया तो इसका मतलब है हम लिक्विडिटी में जा रहे हैं, तो सर उसके हाँ फिर हम बिल्कुल लिक्विडिटी की तैयारी करना शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं तुम्हें एक चार्ट भी बनवा देता हूँ, इंशाल्लाह तुम्हें फायदा हो जाएगा। ये तुम्हें ऑडिट में भी काम देगा, तुम्हें कंपनी लॉ में भी काम देगा, FR2 में भी काम देगा। ये एक चार्ट बनवाता हूँ अभी, पहले ये लिख लो। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ईयर एंड के बाद अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है, चाहे कंडीशन हो या नहीं हो, हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होगा। ईयर एंड के बाद गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो जाती है कंपनी की, चाहे कंडीशन हो या नहीं हो, रिपोर्टिंग डेट पर हमेशा एडजस्टिंग इवेंट होगा। यह वाहिद एक्सेप्शन है जिसमें IAS 10 अपने रूल्स को जो है थोड़ा सा डेविएट करता है। सर जी सर यहाँ पर हमने 31 दिसंबर पे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बनाया होगा अपने अकाउंट सारे। अभी हाँ फरवरी में अगर इनवैलिड हो गई तो हम फिर इस पॉइंट इन टाइम पे खड़े होकर इसको फेयर वैल्यू पे बना रहे होंगे दोबारा, मतलब सारे अकाउंट्स यस दोबारा। यस यस, तुम्हारे जितने भी तुमने बनाए होंगे अकाउंट्स उसको जो है कंट्रोल डिलीट कर दोगी, सही है, और अपने फाइनेंशियल्स को फिर फेयर वैल्यू पे बनाओगी। सर फिर वो एक महीने, प्रैक्टिकली एक महीने में फिर दोबारा सब कुछ बन जाता है। अरे हाँ हाँ मेरी बच्ची, एक दिन में बन जाता है। सही। तुम एक महीना तो बहुत दूर की बात कर रही हो, मुझे तो मैं 6 घंटे में बना दूंगा। अच्छा फिर वो डेटा आपके पास होना चाहिए ना पूरा। सर आप तो हाँ तो चीते जाहिर सी हैं बात ना। है, डेटा तो होगा ना, कंपनी चला रहे हो तुम। सर आप तो चीते हैं ना। नहीं नहीं, सब बना लेंगे, जो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगा वो सब बना लेगा, टेंशन नहीं लो। चार्टर्ड और अकाउंटिंग सर बनते ही अगर हो ये जाता है ना। डाउटफुल होती, हाँ सर जो नहीं चार्टर्ड बनता, अकाउंटेंट क्या होता है? हाँ सर अगर ये हाँ डाउटफुल होती तो फिर हम इसको डिस्क्लोज करते ना। हाँ, ये तुम लोगों को लिखवा देता हूँ ना मैं, ये माशाल्लाह जो तुम्हारे तुम लोगों ने पुराना पुराना सारा पढ़ा हुआ है ना, ये लिखवा देता हूँ मैं, एक चार्ट बनवा देता हूँ, इंशाल्लाह जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ये कॉपी कर लिया, आगे बढ़े। सर आजकल तो 30 दिन में अकाउंटेंट बन जाते हैं सर। हाँ सर, कहाँ 4-5 सालों की आप बातें कर रहे हैं, 30 दिनों में बन जाते हैं। हाँ सही शुगल है, हाँ वो भी सही शुगल है अपना चाय वाला। आगे बढ़े सर। सर वो जवाब दे वैसे दिया वो तो सर वैसे वो मैंने विकास है ना, उसके लिए बोला था। नॉर्मल जो नहीं होते छोटे अकाउंटिंग जो बुक कीपिंग वाले के लिए, उसको बेचारे को ज्यादा बोल दिया लोगों ने। सर आगे बढ़े। जी सर। यस अच्छा सर, ये एक चार्ट में बना रहा हूँ, इसको याद रखना कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड हो या इनवैलिड हो या डाउटफुल हो तो उससे तुम्हारी फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अच्छा, गोइंग कंसर्न अजम्पशन को शॉर्ट फॉर्म में GC लिख दूं।
Yes, sir. सर अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है केस 1, तो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किस पर मेजर करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। सही है बच्चों? अगर डाउटफुल है आप किस पर मेजर करोगे? हिस्टोरिकल कॉस्ट को शॉर्ट फॉर्म में HC लिख रहा हूं, आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे ही करोगे बट विद एडिशनल डिस्क्लोजर्स। और सर अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है आप किस पर करोगे? रियलाइजेबल वैल्यू, जिसको आप फेयर वैल्यू भी बोल सकते हो, जिसको कुछ टीचर्स लिक्विडेशन वैल्यू के नाम से भी बात करते हैं। हाँ भाई, क्लियर है बच्चों? जी सर। ये चार्ट याद कर लो, इंशाल्लाह जो है जिंदगी भर नहीं भूलोगे। सर आगे बढ़े। सर मैं एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, लेकिन क्योंकि उस टाइम नेट चली गई थी, नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। हेलो। हाँ हाँ सर, जी जी। गोइंग कंसर्न का एक दफा बता दें कि मतलब होता क्या है प्रॉपर ना। अच्छा रजा मैं क्योंकि बता उस दफा बता हाँ रहा था, लेकिन वो लाइट चली गई थी तो डिस्कनेक्ट हो गया था नेट ना। रजा, ये मैं डेफिनेशन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। सर उसमें बोला कि इनवैलिडिटी ऑफ गोइंग कंसर्न assumption आफ्टर रिपोर्टिंग डेट। Validity of going concern assumption implies that company shall carry on its business for foreseeable future 12 months or more from reporting date. यानी रिपोर्टिंग डेट से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी कंपनी अगले 12 महीने या उससे ज्यादा चलेगी तो आप बोलोगे कि आपकी कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन वैलिड है। सही है। अगर आपकी कंपनी 12 महीनों से आपको ऐसा लगता है कि कम चलेगी तो आप क्या बोलोगे? कंपनी की गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड है। इनवैलिड है। ठीक है। सही है। अगर हमारी गोइंग कंसर्न assumption इनवैलिड हो गई, फॉर हाँ इंस्टेंस जो आपने बताया कि उसमें प्रेमिसेस में आग लग गई, हाँ। तो हम उसको हमेशा फेयर वैल्यू पे लेके जाएंगे। एडजस्टिंग एडजस्टिंग इवेंट। एडजस्टिंग इवेंट होगा और फिर फेयर वैल्यू पे सारा करेंगे हम लोग। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक ठीक बिल्कुल। ठीक। बहुत अच्छे। आगे बढ़े बच्चों। जी सर। हाँ बच्चों आगे बढ़े। बाकी बच्चे जी यार, सर। ये रजा ही बेचारा एक बोलता रहता है, बाकी क्या नेपाल चले जाते हैं क्या? सर नहीं आगे सर, बढ़िए। इधर सर वो बार बार माइक खोलना बंद करना पड़ता है, इस वजह से मसला हो जाता है सर। अच्छा सही सही कभी सही। कभी बोल देते हैं फिर पता चलता है माइक बंद था। चलो सही है। आओ एक और केस करते हैं। ये था केस 1। केस 2। केस 2 लेट्स से रिपोर्टिंग डेट है, BOD डेट है। सर इस पॉइंट पे फायर इन प्रेमिसेस resulting in doubtful। जी बच्चों अब जरा मुझे बताओ। एडजस्टिंग इवेंट होगा, लेकिन हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रख के एडिशनल डिस्क्लोजर देंगे। सर रिपोर्टिंग डेट 31 दिसंबर 2012 है। सर रिपोर्टिंग डेट और BOD डेट के दरमियान प्रेमिसेस में आग लग गई है, लेट्स से 10 फरवरी को। मुझे बताओ ये जो प्रेमिसेस में आग लगी है उसकी वजह से गोइंग कंसर्न अजम्पशन डाउटफुल हुई है, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? बिल्कुल Yes, sir. एडजस्टिंग है नॉन Yes, एडजस्टिंग? sir. एडजस्टिंग है। सर ये सर नॉन नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग, होगा। नॉन एडजस्टिंग। सर ये नॉन है। एडजस्टिंग इवेंट है, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हमने पढ़ा था
कि सर एक्सेप्शन सिर्फ और सिर्फ वहां अप्लाई होती है जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन इनवैलिड हो। एक्सेप्शन वहां अप्लाई होती है जब इनवैलिड हो। अगर ये इनवैलिड होता ना तो ये एडजस्टिंग होता। ये डाउटफुल है तो हम नॉर्मल रूल अप्लाई करेंगे। नॉर्मल रूल क्या है, हम देखेंगे रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन थी या नहीं थी। रिपोर्टिंग डेट पर कंडीशन नहीं थी तो ये नॉन एडजस्टिंग। ओके क्लियर है रजा? जी जी सर। चलो केस 3 अब आफा का हुआ। अब बेहतरी आई बच्चों? जी यस सर बेहतरी जी सर। चलो थोड़ा जाने अभी हो ये रही है, 2 मिनट का ब्रेक ले लें। या अभी लेते हैं, अभी 5 बस ये केस खत्म करवा दूं ना, ये गोइंग कंसर्न वाला, फिर लेते हैं। अच्छा ये केस बताओ। resulting in invalidity of going concern assumption। क्यों? अब बताओ, ये जो आग लगी है उसकी वजह से गोइंग कंसर्न assumption इनवैलिड हुई है इधर, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? नो सर नहीं नो सर। यस सर, सर नो कोई सर। रिपोर्टिंग एडजस्टिंग हो है, रही है। नॉन एडजस्टिंग है? सर हो ही नहीं सकता क्योंकि पीआरटी नहीं है। सर ये पोस्ट पोस्ट रिपोर्टिंग ही नहीं है तो पीआरटी नहीं एडजस्टिंग है। या नॉन एडजस्टिंग होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जब पोस्ट रिपोर्टिंग ही नहीं है तो एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग होने का सवाल पैदा ही नहीं होता। क्लियर है बच्चों? सर एक बात बताएं, ये फॉर एग्जांपल 31 दिसंबर पे हमने लास्ट अपने फाइनेंशियल बनाए थे, और हाँ अगर मार्च के बाद हमारे पास ये फायर हुई लगी प्रेमिसेस में, तो फिर ये आगे कितना टाइम चलेगी? इस पॉइंट इन टाइम से आगे 12 महीने नहीं चल सकती? या फिर मतलब जो अगली फाइनेंशियल हम बना रहे होंगे वो हम 31 पे बना रहे होंगे दोबारा? हाँ 30 देखो ना, 31 दिसंबर 2012 वाले तो तुम नॉर्मल बनाओगे, जो 2013 वाले बनाओगे ना वो तुम जो है फेयर वैल्यू पर बनाओगे। ठीक है। फॉर ठीक एग्जांपल है। ये हमारे पास लगी जून में, हाँ तो जून के बाद आके 6 महीने बाद हमें बनानी है फाइनेंशियल्स अपने। हाँ तो वो फेयर वैल्यू पे बनाओगे। ठीक है। ठीक है। ठीक है ईमान? ओके। चलो आजा सर, एक और केस कर लें। ओके सर सर मैं कह रहा हूँ अजानें हो रही हैं, अजान लगा मैं। अच्छा अजान अजान हो रही है अभी, बस थोड़ा सा रुक जाते हैं। रजा अजान हो जाए तो हमें बता देना, हम हमें अभी थोड़ा अजान के एहतराम में रुके हुए हैं। सही है? ओके ओके ठीक सर सर। कंटिन्यू कर लें। सर मेरे घर के पास अभी अजान हो रही है।
जी बच्चों आगे बढ़े, अजान हो गई है, एक अजान भी हो गई है तो हम लोगों के लिए सही होगी, एक अजान सुनना वाजिब है। आगे बढ़े। जी सर हो गई हो गई यस सर। सर। अच्छा देखो बच्चों, ये बचपन में तुम लोग पढ़ते थे, सही है? तुम्हें याद है ये मैं तुम्हें FR1 में ये चार्ट बनवाता था। जी सर। सर इंटरिम डिविडेंड अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर में आप क्या करोगे? रिकॉर्ड इन करंट ईयर एज नॉर्मल इवेंट। सर अगर इंटरिम डिविडेंड पिछले साल का है तो आप करंट ईयर में कुछ भी नहीं करोगे क्योंकि वो पिछले साल में रिकॉर्ड हो चुका होगा। सर फाइनल डिविडेंड अगर प्रीवियस ईयर का है तो इस साल करंट ईयर में एज अ नॉर्मल इवेंट रिकॉर्ड करना। सर फाइनल डिविडेंड अगर करंट ईयर का है तो करंट ईयर में आप सिर्फ डिस्क्लोज करोगे एज नॉन एडजस्टिंग इवेंट। मेरा जो कंसर्न है ना तुम लोगों से वो इस पर है, क्योंकि देखो ये IAS 10 के एम्बिट में नहीं आता, ये IAS 10 के एम्बिट में नहीं आता, ये IAS 10 के एम्बिट में नहीं आता, IAS 10 के एम्बिट में ये आता है। तो मैं तुम्हें इसको लॉजिक बता रहा हूँ। तुम्हें याद है बचपन में मैं तुम्हें ये चार्ट बनवाता था और मैं तुम्हें बोलता था कि देखो फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का इस साल रिकॉर्ड नहीं होगा। वो इस साल इस वजह से डिस्क्लोज रिकॉर्ड होगा। नहीं होता था क्योंकि वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता था। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, मतलब कैसे? अभी आ रहा है रजा, मैं अभी तो तमीद बांध रहा हूँ, अभी तो पूरी फिल्म दिखाऊंगा इस पर। ठीक ठीक ठीक। ये कॉपी कर लिया है तो आगे बढ़े बच्चों। जी सर आगे बढ़े। जी सर आगे सर। अच्छा बच्चों यस सर। अच्छा बच्चों अब एक केस समझो, होता क्या है। मैं सिर्फ तुम्हें इस पे बात बताऊंगा, फाइनल डिविडेंड करंट ईयर का क्यों नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। लेट्स से ये रिपोर्टिंग डेट है, ये BOD ऑथराइजेशन डेट है। रदा आवाज आ रही है? जी जी सर आवाज आ रही है। लेट्स से 31 दिसंबर 2012 7। अच्छा तुम्हें ये चीज पता है कि जो तुम्हारा फाइनल डिविडेंड है 2012 का, ये अनाउंस होता है इस BOD में, इस BOD मीटिंग में। अब BOD ने जो है फाइनल डिविडेंड 2012 का प्रपोज करा, फाइनल डिविडेंड फॉर 2012 10%। BOD ने 7 मार्च को 2012 का फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा 10%। अब सवाल ये पैदा होता है सर ये जो फाइनल डिविडेंड प्रपोज करा है ये क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? बोलो फाइनल डिविडेंड इस साल का क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल सर पोस्ट रिपोर्टिंग है डेट सर। इवेंट तो है क्योंकि BOD मीटिंग में हो रहा है। BOD पे आ गया जी। अब मुझे बताओ बच्चों ये जो फाइनल डिविडेंड है क्या इसकी कंडीशन रिपोर्टिंग डेट पर थी? बताओ। नहीं सर शायद नहीं थी। सर क्यों BOD नहीं में थी? अप्रूव हुआ है सर BOD में अप्रूव हुआ है इसलिए। अच्छा सुन लो, तुम्हें याद है बचपन में तुम पढ़ते थे इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क। सर इंटरेस्ट देना लाजिम होता है, डिविडेंड देना लाजिम नहीं होता। सर रिपोर्टिंग डेट पर कंपनी वाज नॉट लीगली ओब्लाइज्ड कि वो डिविडेंड दे चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो। याद रखो डिविडेंड देना जरूरी नहीं है, यही वजह है कि डिविडेंड को आप एक्सपेंस नहीं बोलते, एप्रोप्रिएशन बोलते हो। कभी तुमने सोचा है डिविडेंड को एक्सपेंस क्यों नहीं बोलते, एप्रोप्रिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर इसकी क्योंकि दो वो वजह, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट में से हम देते हैं ना इस वजह से। एक तो ये ओनर्स को दिया जाता है और इसका देना जरूरी नहीं है। सर रिपोर्टिंग डेट पर आपको नहीं पता कि डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे। रिपोर्टिंग डेट पर आपको नहीं पता कि डायरेक्टर्स अनाउंस करेंगे या नहीं करेंगे, ये डायरेक्टर्स की मर्जी पर होता है। मैं तुम्हें बताऊं बाज़ औक़ात ऐसा हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो जब जो है बीइंग अ CFO डायरेक्टर्स वगैरह के साथ उठना बैठना था, तो सर जो है बाज़ औक़ात लॉस होते थे मगर डायरेक्टर्स अनाउंस कर रहे होते थे डिविडेंड, या बाज़ औक़ात जो है प्रॉफिट होते थे फिर भी डायरेक्टर अनाउंस नहीं करते थे। तो बताने का मकसद ये है कि रिपोर्टिंग डेट पर आपको नहीं पता कि सर डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही वजह है कि जो फाइनल डिविडेंड होता है ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। क्लियर है ठीक बच्चों? सर। जी सर। यस सर। जी सर क्लियर। इसी तरीके से अगर बोनस है वो भी नॉन एडजस्टिंग है। इसी तरीके सर से वैसे राइट ऐसा प्रैक्टिकली सर सर प्रेफरेंस डिविडेंड का क्या करेंगे सर? वो तो हम एक ऑब्लाइज्ड एक होते हैं ना। हुज़ैफा 1 मिनट मुन्ने पहले इसका सवाल सुने। हाँ रजा। सर मैं ये पूछ रहा था फॉर इंस्टेंस ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि एक कंपनी ने अपना
रूल बनाया हुआ है या उनका एक है मेमोरेंडम में कि कंपनी लॉस में हो या प्रॉफिट में हो वो हर साल डिविडेंड देंगे। कोई भी कंपनी ऐसा करेगी क्यों रजा? नहीं सर, मैं पूछ रहा था प्रैक्टिकली पॉसिबल है या ना नहीं ना है। ना 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 ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, ठीक सर, कभी भी ठीक नॉट पॉसिबल। ठीक सर। वो बस उनका ईयरली बेसिस या बीओडी में मीटिंग में डिसाइड होता है कि डिविडेंड देना है हाँ, या नहीं बीओडी देना। में डिसाइड होता है कि भाई डिविडेंड देना है या नहीं देना। सर इंटरिम डिविडेंड का क्या सिचुएशन होती है वो भी बीओडी में इंटरिम डिसाइड होता है। डिविडेंड होगा फिर आप क्या इंटरिम करते हैं? डिविडेंड तो ड्यूरिंग द ईयर होता है ना, इंटरिम डिविडेंड तो होता ही ड्यूरिंग द ईयर, जिस साल का होता है उसी साल में बीच में कभी भी अनाउंस हो जाता है। सही। तो फिर इंटरिम डिविडेंड एग्जिस्टिंग तो होता है टेंशन सर। ही नहीं है ना, वो तो नॉर्मल इवेंट होता है ना, इंटरिम डिविडेंड तो होता ही नॉर्मल इवेंट है, वो तो 2012 का है, 2012 में ही कभी भी अनाउंस होगा। ठीक सर। सर जी ये 2012 के फाइनल डिविडेंड 2012 के लिए नॉन एडजस्टेबल इवेंट होगा और हाँ 2013 के लिए नॉर्मल इवेंट होगा। माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त, अक्सा ने बिल्कुल सही पिक किया कि 2012 का फाइनल डिविडेंड 2012 के लिए नॉन एडजस्टिंग होगा, मगर 2013 के लिए नॉर्मल इवेंट होगा। बिल्कुल सही बोला अक्सा। कोई सवाल? नहीं सर। सर आगे वो बढ़े। प्रेफरेंस डिविडेंड का सवाल है सर। यस सर। हाँ पूछो पूछो, क्या पूछ रहे हो उज़ैफा? सर ये जो प्रेफरेंस डिविडेंड होता है उसके लिए हम ऑब्लाइज्ड होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी के पास लॉसेस आ जाते हैं तो कंपनी जब प्रॉफिट में आती है तो वो पिछले साल का भी दे देती है, तो फिर हम इसके लिए क्या करेंगे? अच्छा मुझे बताओ मुन्ना, उसकी प्रेफरेंस कंडीशन डिविडेंड तो जो है, प्रेजेंट होती है ना रिपोर्टिंग डेट पे, क्योंकि हम तो ऑब्लाइज्ड होते हैं देने के लिए। अगेन मुन्ना आसान सा मंजन याद रख, प्रेफरेंस डिविडेंड जो है ना, इसको ड्राइव कौन करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। सही है, कॉन्ट्रैक्ट। जी सर। ठीक है ना? मुझे बता, जे जो तेरा ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है? नहीं होता सर, नहीं होता, कोई भी नहीं नहीं होता। होता। तो बस अब समझ जा, जो तूने प्रेफरेंस डिविडेंड की बात बोली, सिंस इट इज ड्राइव बाय द कॉन्ट्रैक्ट, तो ये एडजस्टिंग इवेंट है। सही है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट रिपोर्टिंग डेट हाँ, पे वो मौजूद होता है। एक्चुअली एक तरीके से तेरी लायबिलिटी है। जी सर, जैसे इंटरेस्ट बहुत है। अच्छा सवाल। सही है सर। सर अगर 2012 का कोई इंटरिम डिविडेंड होगा तो फिर हम इसे ये कहेंगे कि कोई पीआरडी ही नहीं है 2012 के लिए ये। वो तो बेटा वो तो नॉर्मल है ना, वो तो 2012 में पीआरडी होता वो है जो रिपोर्टिंग डेट के बाद हो। जो तो नहीं इंटरिम नहीं डिविडेंड है वो तो 2012 का 2012 में ही अनाउंस हुआ होगा ना बच्चा। तो ये नॉर्मल इवेंट होगा सर। जी बच्चा जी। सर एक और सवाल आ गया, ये गोइंग कंसर्न का आप पढ़ा रहे थे ना, तो इससे हाँ रिलेटेड आ गया सर। अगर जैसे अगर वो हमने ऑडिट में पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे कोवेनेंट्स ब्रीच हो गए और उसकी कंडीशन तो रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद होगी और बैंक ने हमें रीपेमेंट मांग ली सारी, तो वो भी एक एडजस्टिंग इवेंट होगा ना, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल रिपोर्टिंग डेट पे मौजूद थी। बिल्कुल मुन्ने, बिल्कुल 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 बस सही सर, ये कंफर्म करना था मुझे बस थोड़ा सा। बिल्कुल। अब ये माशाल्लाह तुम लोगों का दिमाग चलना चाहिए इसके ऊपर, ये केस जो मैं करवा रहा हूँ इसके ऊपर तुम लोगों का दिमाग चलना चाहिए। ये मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग सब बताओ। ये बता दिया तो मैं मान जाऊंगा वाकई तुम लोग माशाल्लाह जो है ना, रजा हमारे साथ है। जी सर साथ हूँ, फिलहाल तो साथ हूँ, कब चले आऊँ पता नहीं है, मैं मैसेज रजा कर मुझे दूंगा ये जब होगा आपने तो। जवाब देना है ये केस का। सर कोशिश पूरी है। मैं एक्सपेक्ट करूंगा सब इस पर जवाब दें, सब माशाल्लाह इधर चीते बैठे हुए हो। अच्छा सर, आपको बताएं ना कि कंपनी जो है एम्प्लॉयज को मोटिवेट रखने के लिए सैलरी के साथ साथ बोनसेस भी देती है। जी सर। लेट्स से बीओडी मीटिंग के अंदर बोनस फॉर एम्प्लॉयज डिसाइडेड फॉर 2012। सर बीओडी डेट में बोनस डिसाइड हुआ है 2012 का एम्प्लॉयज के लिए। मुझे बताओ ये जो बोनस डिसाइड किया है बोर्ड ने, क्या ये पोस्ट रिपोर्टिंग डेट इवेंट है? जी बिल्कुल पोस्ट रिपोर्टिंग डेट जी इवेंट है। सर है। एडजस्टिंग है नॉन एडजस्टिंग है? सर ये सर डिपेंड नॉन करता एडजस्टिंग है है। एडजस्टिंग सर नॉन सर, एडजस्टिंग है। डिपेंड है। एडजस्टिंग अगर होगा। हमारी रिपोर्टिंग डेट से पहले अगर कोई हमारा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ हुआ है कि अगर इतना प्रॉफिट आएगा तो हम एम्प्लॉयज को बोनस देंगे, तो
एडजस्टिंग होगा, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो फिर नॉन ये एडजस्टिंग। एडजस्टिंग है, एडजस्टिंग इवेंट होगा सर। अच्छी नॉन बात है। एडजस्टिंग सर होगा। नॉन एडजस्टिंग होगा क्योंकि डिसाइड किया है उस वक्त, यानी पहले से तय नहीं था। सर मैं इसको सर क्या इसलिए पूछ बोलूंगा रहे सर, हैं आप? मैं इस पे थोड़ा सा बहस करने चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मेरे फादर इस फील्ड में हैं, तो वहां पर ये होता है सर, बोनस भी हर किसी को नहीं मिलता सर। ठीक है, ओके अगर ठीक है, बोनस मतलब एम्प्लॉयज को मिलता है लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। मेजोरिटीली ये होता है कि जो आपके एचओडीज होते हैं उनको मिलता है। ठीक है, उनकी जो एफर्ट्स होती हैं, उनकी जो प्लानिंग्स होती हैं सारी, ईच एंड एवरीथिंग, जैसे प्रोजेक्ट डायरेक्टर हो गया और हर चीज़ के मैनेजर डायरेक्टर वगैरह हो गए या सीएफओ वगैरह हो गए, सर उनका ये लोग डिसाइडेड होते हैं कि इनको मिलेगा। ठीक है, अगर हम लोग स्पेसिफिकली उनकी बात करते हैं तो हो सकता है वो एडजस्टिंग इवेंट हो, जहाँ तक मुझे पता है। अगर लोअर स्टाफ की बात करते हैं तो हो सकता है नॉन एडजस्टिंग इवेंट हो। मैं इसकी बहुत बात अच्छे कर रहा हूँ। रजा, बहुत बहुत सर अच्छे। रजा ने बड़ा इसको जो है प्रैक्टिकली जो इसके अब्बा के साथ हुआ इसको एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे। अच्छा सुन लो मेरे सर बच्चों। वो हाँ बोलो अक्सा बोलो। सर बोनस डायरेक्टली थोड़ी मिलता है, पहले से आप एम्प्लॉयज को देखते भी तो हैं, तो हाँ मतलब बहुत अच्छे, बहुत तो अच्छे। अक्सा ने भी इस चीज को जो है थोड़ा सा अलग तरीके से जो है वो बताया। अच्छा सुन लो, देखो बच्चों एक बात समझो, ये जो एम्प्लॉयज को बोनस मिलता है ना, ये कहाँ लिखा होता है? ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है उनके, सही है। आप जब भी कभी भी एम्प्लॉयज, जैसे आप कभी बिजनेस के बंदे हो ना, जैसे बिजनेस हम लोग तो चलो बैक एंड पे होते हैं, जो आपका बिजनेस का बंदा होता है ना, बाकी इसका कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ होता है कि यार आपकी बेसिक सैलरी साल इतनी होगी, डबल आप सैलरी मिलती कंपनी है का तो। इतना प्रॉफिट इतना करोगे तो आपको इतना बोनस मिलेगा, इतना प्रॉफिट होगा, इतना बेंचमार्क आप करोगे तो इतना बोनस मिलेगा। तो याद रखो, ये जो बीओडी मीटिंग में ना, ये सिर्फ एक फॉर्मली डिसाइड हो रहा है। एक्चुअली रिपोर्टिंग डेट पर जैसे ही प्रॉफिट आया होगा, वो बंदा जो है बोनस के लिए इंटाइटल्ड हो गया होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि यार इतना प्रॉफिट आया, इतना तो बोनस मुझे मिलना है। तो सर याद रखो कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना एम्प्लॉइज के साथ, वो रिपोर्टिंग डेट से पहले होता है। अब इधर तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आएगा, नहीं नहीं सर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ था, यूं ही डायरेक्टर्स खुश थे, वो जो है क्या कहते हैं कि जो है जब डायरेक्टर्स मीटिंग में आए तो वो बहुत ज्यादा खुश थे एम्प्लॉइज से, उन्होंने यूं ही खुशी में जो है 10% का तमाम एम्प्लॉइज को बोनस दे दिया। बिल्कुल ये एडवांस बोनस है, ये नॉन एडजस्टिंग होगा। सर कहीं कहीं आसान सी चीज, सर कहीं अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव हो रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट, अगर तो कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव हो रहा है वो बोनस, तो ये एडजस्टिंग इवेंट होगा। और अगर ये किसी कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव नहीं हो रहा, ये बोनस एडहॉक बेसिस पे, जैसे रजा ने बोला यूं ही दे दिया, यूं ही दे दिया, जैसे ईदी बोनस होता है, डायरेक्टर्स ने बोला ईदी आ रही है, जाओ 10,000 बोनस लो, 10,000 रुपए का, तो सर ये नॉन एडजस्टिंग होगा। तो जैसे रमजान में होता है अक्सर कि वो डबल वो दे देते हैं सैलरी। हाँ वो भी कभी कभी अगर उनके मूड हाँ, में आया तो। मूड में। सही है, तो सर आसान मेरा सा इंटरनेट बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ आखिरी, बिल्कुल ना, मतलब आखिरी, मतलब ये क्या है, जब अभी नेट खराब हो रहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ, कहीं कहीं सर ये भी कंडीशन होती है, फॉर इंस्टेंस कॉन्ट्रेक्चुअल तो आपका डिसाइडेड हो जाता चले आपको कि बोनस देंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये फिट होती है कि प्रॉफिट प्रॉफिट से नहीं लिंक करते वो लोग, टारगेट से लिंक करते हैं। जैसे मेरे फादर शुगर इंडस्ट्री में है, हाँ तो वहाँ देखें उनको प्रॉफिट तो डेफिनेट सी बात है होगा, हल्का सा बनेगा, सेल होगा, प्रॉफिट बनेगा क्योंकि वो चलती है। बट उनका एक टारगेट फिक्स होता है कि सर हम लोग अगर इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे तो बोनस इशू होगा। सर ये टारगेट बेस भी तो होता है ना, प्रॉफिट पे भी नहीं लिखते कि तो हमारे भी यार इतना। टारगेट बेस भी, मुझे एक बात बताओ, द पॉइंट टारगेट मीट हुआ, क्या हम्म, तुम्हारे अब्बू जश्न मनाएंगे? हाँ यार टारगेट मीट हो गया, बोनस मिलेगा, बताओ? बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब है कंडीशन तो थी ना। कंडीशन थी ना सर, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैंने ये बात बोली कि Yes, सर एचओडीज को तो मिलती है सर, जो बिल्कुल सही, एडजस्टिंग इवेंट है। स्टार्टिंग जो, सॉरी, एचओडीज होते हैं सर जो हायर पोस्ट पे होते हैं, उनको तो मिलता है सर बोनस, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होता है उनका। बिल्कुल एडजस्टिंग इवेंट है। सर वो कभी भी एक तो आपकी भी बैटरी लो, लैपटॉप की बैटरी लो है, और आपकी आवाज़ भी डिस्टर्ब हो रही है सर, मैं चले जाऊँ तो आखिर के जो स्क्रीन शॉट्स होंगे इसके बाद से, तो वो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। डन हो गया, मैं रिकॉर्डेड लाइट लेक्चर नहीं है, यहाँ तक के है मेरे पास। आगे बढ़े बच्चों। गए यस सर। यस सर, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है।
सर अगर ये मेंशन ना हो कि बोनस कॉन्ट्रैक्ट से मिला है या नहीं मिला है कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर हम क्या अजम्पशन ले लें? हाँ बेटा बिल्कुल, फिर आप अजम्पशन लोगे और अजम्पशन लेना कॉन्ट्रेक्चुअल है। ओके। अच्छा सर एक और केस करते हैं। देखो यार अब एक चीज समझो, इधर समझो। क्या तुम लोग एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट के हवाले से चीते हो गए हो? मुझे ये बताओ बच्चों। हाँ बच्चों। यस सर। सर अल्हम्दुलिल्लाह सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब माशाल्लाह तुम लोगों की ग्रिप आ गई है। हम लोगों ने इतने केसेस किए हैं, यानी मैंने 7 एग्जांपल्स के अंदर तकरीबन 15-16 केसेस करवा दिए हैं। तो आई एम श्योर कि अब एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है तुम पिक कर सकते हो। अब सर देखो एक चीज समझो कि एक्चुअली सीन कुछ इस तरीके से है कि एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो है ना, ये डिपेंडेंट है आपके दूसरे स्टैंडर्ड पे। क्योंकि आपको पता है कि IAS 10 सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि यार एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब उसके साथ करना क्या है वो रेलेवेंट स्टैंडर्ड बताता है। तो इसका मतलब है कि हमारी दूसरे स्टैंडर्ड्स पर ग्रिप होना जरूरी है। क्योंकि अगर एडजस्टिंग इवेंट है तो हमें उस रेलेवेंट स्टैंडर्ड के हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ऐसा है या नहीं है बच्चों? यस सर। हाँ रजा बोल। हाँ हाँ। हम्म। बस जबरदस्त। डन हो गया। डन हो गया। डन हो गया। डन हो गया। मैं बोल देता हूँ सही। ओके डन। ओके ओके। अच्छा बच्चों, तो एक स्टैंडर्ड है, देखो माशाल्लाह इन्वेंट्री तुम्हें आता है, IAS 16 तुम पढ़ चुके हैं। एक स्टैंडर्ड है जो IAS 10 के साथ नॉर्मली पूछा जाता है, वो है IAS 37। IAS 37 प्रोविजंस कंटिंजेंसीज एंड एसेट्स। बच्चों मेरे साथ हो आप लोग? यस सर। मेरे साथ हो? सर रिपीट कर दें एक बार आपने क्या बोला? यस सर यस सर। अब सर ये अचानक से सर IAS 10 से IAS 37 पे कैसे फुदक गए? देखो यार असल में एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग इवेंट पढ़ने के लिए जरूरी है तुम्हें दूसरे स्टैंडर्ड पता हो। IAS 2 तुम पढ़ चुके हो, IAS 16 तुम पढ़ चुके हो। अब एक स्टैंडर्ड है जो तुमने अभी तक नहीं पढ़ा, वो है IAS 37। एक्चुअली IAS 37 जो है ये प्रोविजंस और कंटिंजेंसीज से रिलेट करता है, ठीक है। और आईकेप के अंदर क्या होता है कि वो क्या करता है कि प्रोविजंस मतलब IAS 37 वाले प्रोविजंस और IAS 10 को जो है ना एक साथ कॉम्बो बना के पूछता है। तो अब माशाल्लाह IAS 10 की तुम्हारी बेस बन गई है, तो अब जरूरी है कि तुम्हें IAS 37 की चीजें पढ़ाई जाएं, फिर तुम्हें IAS 10 और 37 मिला के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब हम IAS 37 की कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, उसके बाद हम IAS 10 पर वापस आएंगे, ठीक है। तो अब हम IAS 37 की कुछ बेसिक्स पढ़ने के लिए जा रहे हैं, फिर मैं IAS 37 को IAS 10 के साथ मिला के पढ़ाऊंगा। फिर हम जो है IAS 10 जब हम लोगों का खत्म हो जाएगा पास पेपर्स, तो फिर मैं प्योरली IAS 37 के एडवांस स्टेप्स तुम्हें पढ़ाऊंगा। अच्छा सर अब मुझे ये बताओ, वन ऑफ द इवेंट इज IAS 37 का इवेंट। अब मुझे बच्चों ये बताओ प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन क्या होता है बच्चों? कोई मुझे बताएगा प्रोविजन क्या होता है? लायबिलिटी। सब प्रोविजन ये होता है कि आपने कोई अपने लॉसेस के लिए या फिर आपने फोर्सिएबल जो लॉसेस होता है, जैसे एक हमारा कॉन्सेप्ट है अकाउंटेंसी में कि हम अपने फ्यूचर लॉसेस रिकॉर्ड कर लेते हैं लेकिन फ्यूचर इनकम रिकॉर्ड नहीं करते। तो आप ओके उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं, जैसे डाउटफुल डेट्स के लिए बना लेते हैं और बेड डेट्स के लिए बना लेते हैं और दूसरे बहुत सारी चीज़ों के लिए। वो एक्सपेक्टेड अच्छा यार लायबिलिटीज ये के लिए डालते हुजैफा हैं। ने माशाल्लाह जो है ये अच्छा एक्सप्लेन किया, मगर ऑब्वियसली गलत है, उसमें थोड़ी सी जो है मिसकंसेप्शंस हैं। देखो एक चीज याद रखो, ये जो हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं ना, ये प्रोविजन फॉर बेडेड वाला प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला प्रोविजन नहीं है, ये दूसरा प्रोविजन है। हुजैफा ने कुछ बातें सही बोली, कुछ बातें सही बोली कि सर फ्यूचर में अगर हमें कुछ देना पड़े
तो उसका हम आज प्रोविजन बना लेते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखो, ये वो वाला प्रोविजन नहीं है जिसमें फ्यूचर में हमें कुछ ना मिले, बेड डेट्स वाला नहीं है। सब प्रोविजन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो प्रोविजन क्या है सर? ये एक लायबिलिटी है। प्रोविजन जस्ट लाइक एनी अदर लायबिलिटी, इट्स अ लायबिलिटी, बट ऐसी लायबिलिटी है जिसकी टाइमिंग या फिर अमाउंट अनसर्टेन हो। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। प्रोविजन क्या है सर? ये एक लायबिलिटी है सर, ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग या अमाउंट या दोनों अनसर्टेन हो। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। ठीक है, तो सर आज के सर बाद कोई भी आपसे सर ये पूछता वाले है प्रोविजंस है ना क्या है जो सर जी, सर ये वाले प्रोविजंस है ना जो हम कभी केस करते हैं तो उसमें हम जो हाँ यूज करते हाँ हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। सर इसमें फिर वही, बैड डेट्स के और दूसरे प्रोविजंस का जिक्र नहीं होगा। ना 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 ना। वो सब अपने अपने उनके जो पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ उनका डील है। यस यस। ओके सर। आगे बढ़े बच्चों, यस आगे बढ़े। सर। अच्छा सर, अब जैसा कि माशाल्लाह तुम लोगों को पता है कि सर, यानी स्टैंडर्ड जो है पहले डेफिनेशन की बात करता है, फिर रिकॉग्निशन क्राइटेरिया की बात करता है। तो सर सवाल ये पैदा होता है कि आप प्रोविजन को रिकॉग्नाइज कब करोगे? रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन। ये आप लोग लिख रहे हो मेरे साथ, इसके नोट्स में आपको दे दूंगा। यस सर। Provision shall be recognized if all of the following criteria is met। सब प्रोविजन आप रिकॉग्नाइज करोगे अगर ये सारे के सारे क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं। पास्ट इवेंट ड्यू टू विच देयर इज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। reliable estimate of outflow, probable outflow of economic benefits। सर आप प्रोविजन कब रिकॉग्नाइज करोगे? जब ये तीनों की तीनों बातें मौजूद हो। अगर तीनों में से कोई एक भी मिसिंग है तो प्रोविजन रिकॉग्नाइज नहीं होगा। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? यस सर। मानते हो या नहीं मानते बच्चों? मानते हैं सर, मानते हैं सर। यस सर। तो कॉपी कर लिया? जी सर कर यस लिया। सर। नहीं सर, एक मिनट सर, एक मिनट।